मैं न जाने क्या से क्या सोचने लगी। मेरे मन में उमड़ते रोष, संशय, नाराजगी के बादल दूर कहीं विलुप्त होने लगे थे। दहकते हुए ज्वालामुखी पर ठंडी फुहार बरसने लगी थी। दूसरी ओर से माँ जी का हाथ पकड़कर सहारा देते हुए मैं उन्हें अंदर लाने लगी। विश्वास, श्रद्धा और आदर का पहाड़ फिर से सिर उठाने लगा था। लेकिन एक प्रश्न अभी भी मन को कचोट रहा था। इंसान के सोच का पैमाना इतनी शीघ्र क्यों बदल जाते हैं? सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था। चारों ओर मानो मधुमास की मस्ती छाई हुई थी। जिंदगी इतनी हसीन भी हो सकती है, कभी सोचा ही न था। हर नवविवाहिता ऐसा ही महसूस करती होगी। सागर मुझे दुनिया के सबसे खूबसूरत और समझदार इंसान नजर आते, तो माँ जी संसार की सबसे अच्छी वो सुलझी हुई सास। दुनिया मानो इनके इर्द गिर्द सिमट सी गई थी। लेकिन हनीमून से लौटकर सागर जब ऑफिस में व्यस्त हो गए तो मुझे यह तिलिस्म टूटता सा लगा। इकलौती लाडली नई बहू से माँ जी भी अभी घर का काम नहीं कराना चाहती थी। मैं ही जबरदस्ती हर काम में उनका हाथ बटाने का प्रयास करती, पर 10:30 बजते बजते सब काम भी समाप्त हो जाता। माँ जी अपने कमरे में आराम करने चली जाती और मैं कोई न कोई पुस्तक लेकर बैठ जाती। पर रोज रोज नई नई पुस्तक कहाँ से मिलती? मेरी मनः स्थिति माँ जी समझ गई। अनु बेटी, तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है ना? जयप्रकाश सर्किल पर एक बड़ी लाइब्रेरी है, तुम उसकी सदस्य बन जाओ। तुम जब जाना चाहो जा सकती हो। घर के कामों की चिंता मत करना। वहाँ तुम पत्र पत्रिकाएं, उपन्यास आदि पढ़ सकती हो, ईशू भी करवा सकती हो। मुझे उनका सुझाव बहुत पसंद आया। अगले ही दिन मैं उस लाइब्रेरी की सदस्य बन गई। लेकिन मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि बहुत कम लोग ही यहाँ आते जाते थे, खासकर दिन के समय। शायद आज का कल्चर ही कुछ ऐसा हो गया है। लोगों का अच्छा साहित्य पढ़ने में रुचि ही नहीं रही है, या उनके पास समय का अभाव हो गया है। 8-10 घंटे की नौकरी के बाद इंसान या तो परिवार के साथ वक्त गुजारना चाहता है, या उसे कंप्यूटर, टीवी, इंटरनेट, जिम, रेस्टोरेंट नज़र आते हैं। मेरे और भार्गव जी जैसे पिछड़े लोग अब कम ही बचे हैं, जिन्हें प्रतिदिन 5 से 6 घंटे कुछ पढ़े बिना चैन ही नहीं मिलता। ओह, भार्गव जी का परिचय तो कराना ही भूल गई। लाइब्रेरी में आने वाले शायद वो सबसे वयोवृद्ध सदस्य थे, लेकिन लगता था उम्र उन्हें बस छूकर निकल गई है। एकदम चुस्त दुरुस्त, हमेशा हंसता मुस्कुराता चेहरा। राजनीति से लेकर मौसम, विज्ञान से लेकर मनोविज्ञान तक हर विषय पर उनकी इतनी अच्छी पकड़ थी कि किसी भी विषय पर वो घंटों बातें कर सकते थे। लगभग रोज ही हमारी मुलाकात हो जाती थी। वे भी दिन के समय में ही लाइब्रेरी आना पसंद करते थे।
शाम का समय उनका पार्क में सैर करने का होता था। लाइब्रेरी वे पैदल ही आते थे। लौटते वक्त उनका बेटा उन्हें कार से लेने आ जाता था। वह ऑफिस से लंच के लिए घर जा रहा होता था। सागर चूंकि ऑफिस में ही लंच लेते थे, इसीलिए मुझे भी दिन में लाइब्रेरी आना ही सूट करता था। शाम को मैं डिनर की तैयारी कर सागर का इंतज़ार करती थी। फिर माँ जी के सैर से लौटते ही मैं और सागर कहीं घूमने निकल जाते। उस दिन मैं और भार्गव अंकल लगभग साथ ही लाइब्रेरी से बाहर निकले। उन्होंने मुझे प्रेमचंद का उपन्यास प्रतिज्ञा इशू करवाया था और उसी के बारे में बता रहे थे। धूप बहुत तेज हो गई थी। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद भी उनका बेटा नहीं आया, तो मैंने उन्हें अपनी कार से छोड़ने का प्रस्ताव रखा। अरे नहीं, पास ही तो घर है। मैं तो वैसे भी पैदल ही आना जाना पसंद करता हूँ, पर भुवन मानता ही नहीं है। कहता है इस वक्त धूप ज़्यादा होती है, मैं लंच में घर आता ही हूँ, आपको भी लेता आऊँगा। ठीक ही तो कहते हैं। चलिए आज मेरे संग चलिए, इसी बहाने आपका घर भी देख लूँगी। उन्होंने अपनी दोनों बहुओं से मुझे मिलवाया। दोनों मुझसे उम्र में थोड़ी ही बड़ी थी। वे बड़े प्यार से मुझसे मिली। बड़ा बेटा ऑफिस गया हुआ था और बच्चे स्कूल। हम बातें कर ही रहे थे कि तभी भुवन जी भी आ गए। वे मीटिंग में लेट हो गए थे। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक का प्रस्ताव रखा, लेकिन मैं यह कहते हुए उठ खड़ी हुई कि माँ जी इंतज़ार कर रही होंगी। रास्ते में भी उन्हीं सब के बारे में सोचती रही। अपने हंसते खेलते भरे पूरे परिवार में मुझे विधुर भार्गव जी पूर्णतः संतुष्ट नजर आए। मुझे बेटी बेटी कहते उनकी जुबान नहीं थक रही थी। भुवन जी ने तो कह ही दिया था, पापा के जीवन में एक कमी थी, बेटी की, वो भी आपने पूरी कर दी। पुस्तकों के संग मेरा वक्त वाकई बहुत अच्छा गुजर रहा था और इसके लिए मैं माँ जी की दिल से शुक्रगुजार थी। एक दिन मैं लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ उतर रही थी तो नीचे कार में इंतज़ार कर रहे भुवन जी मेरी ओर बढ़े। अंकल शायद कोई किताब इशू करवा रहे हैं, अभी आते ही होंगे, कहकर मैंने आगे बढ़ जाना चाहा, लेकिन उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। वे बोले, जी कहिए। मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा था। यहाँ पापा के साथ कोई महिला भी होती है क्या? महिला? मैं? अरे नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा। कोई पापा की उम्र की महिला। वे उनके साथ लगभग रोज शाम की सैर पर होती है। लोगों ने उन्हें घुल मिलकर बातें करते एकाध बार आइसक्रीम खाते भी देखा है। नहीं, यहाँ तो ऐसी कोई महिला नहीं आती। अंकल के मुंह से कभी किसी का जिक्र भी नहीं सुना। समझ में नहीं आता कि इस उम्र में पापा को ये सब क्या सूझी है। पूछे भी तो कैसे पूछें। आप प्लीज़ उनसे इस बारे में बात करके देखिए ना। आपको तो वे बेटी की तरह मानते हैं।
मुझसे यह नहीं होगा। प्लीज, यह काम आप ही कर सकती हैं। हम सभी पर बड़ा एहसान होगा आपका। पापा आ रहे हैं, अब आप जाइए। असमंजस में मैं घर लौट आई। 2 दिन ऊहापोह में बीत गए। मैं कुछ नहीं पूछ पाई। तीसरे दिन भुवन जी ने फिर रोक लिया। मैं असमर्थता जताई तो वे अनुनय विनय करने लगे। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। अगले दिन मैंने बातों का सिरा पकड़ते हुए पूछा, आपका वक्त तो पोते पोतियों घर परिवार के साथ खूब आराम से गुजर जाता होगा ना अंकल? शाम को क्या करते हैं? शाम को पार्क में सैर करने चला जाता हूँ। बच्चों को झूलते खेलते देखता हूँ। हम उम्र साथी भी मिल जाते हैं। उनके संग बातों में कब समय गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। एक हम उम्र महिला तो लगभग रोज ही मिल जाती है। अच्छा, क्या बातें होती है उनसे? मैं उत्सुकता से पूछा। आखिर मैंने सिरा खोज ही निकाला था। मेरी सफलता का उत्साह मेरी आवाज से छलक पड़ रहा था। अरे, तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे हम कोई डेट पर मिलते हैं। हाँ, अब कोई प्यार मोहब्बत की बातें तो करते नहीं, बस जनरल बातें होती है जो इस उम्र के लोग करते हैं। वह अपने घुटनों और कमर के दर्द का जिक्र करती है तो मैं उसे कोई आयुर्वेदिक दवा सुझाता हूँ। वह मुझे डायबिटीज के लिए करेले का जूस, मेथी दाने का पाउडर आदि घरेलू उपाय सुझाती है। कभी हमारे जमाने की चर्चा छिड़ जाती है। तब यह होता था, वो होता था। 2 आने में इतनी शक्कर, इतनी सब्जियां आ जाती थी। हम तो सब्जी रोटी के अलावा और कुछ समझते ही नहीं थे। और आज के बच्चे पिज्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, मंचूरियन जाने क्या क्या खाते हैं। कभी कपड़ों की तुलना करने लग जाते हैं तो कभी टीवी सीरियल्स पर चर्चा। ढेर सारे विषय हैं और ढेर सारी बातें। अंधेरा घिरने लगता है पर बातें खत्म नहीं होती। अब बातों तो बच्चों से भी होती है, तुमसे भी होती है, पर बुरा मत मानना। अपनी उम्र के लोगों से बात करके एक अजीब सा सुकून मिलता है। एक जैसी समस्याएं, एक जैसी खुशियाँ, सब कुछ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है हम अकेले नहीं हैं। हम एक दूसरे के दर्द को आसानी से समझ सकते हैं। सामने वाले के पास हमारी बात को सुनने का वक्त है। वह हमें गंभीरता से ले रहा है। इस उम्र में यह एहसास ही खासा सुकून देने वाला है। अंकल थोड़ा भावुक हो गए थे तो मैंने ही बात समाप्त करनी चाहिए। अच्छा लगा अंकल आपके एहसास, आपके साथी के बारे में जानकर। हम बातें करते करते लाइब्रेरी के बाहर आ गए थे। तभी एक कुल्फी वाला आ गया। अंकल ने उससे 2 कुल्फियाँ खरीदी। एक मुझे पकड़ाई, दूसरी खुद खाने लगे। एक बार उन्हें भी मैंने ऐसे ही कुल्फी खिलाई थी। फिर अगले दिन उन्होंने मुझे चाट खिलाई। मतलब कल मुझे आपको चाट खिलानी है। मैंने हंसते हुए कहा तो अंकल भी हंसी में शामिल हो गए। भुवन जी को ये सब बातें बताते हुए मैंने एक तरह से उन्हें लताड़ ही डाला।
आपको सुनी सुनाई बातों पर विश्वास है, अपने पिता पर नहीं। एक विधुर बुजुर्ग इंसान का अपने किसी हम उम्र से बात कर हंसी खुशी के 2 पल बिताना भी आपको अखर गया। कितनी तुच्छ सोच है आपकी। वे बेचारे शर्मिंदा होते हुए माफ़ी मांगने लगे। भार्गव अंकल के प्रति मेरे दिल में इज्जत और भी बढ़ गई थी। 2 दिनों के लिए माँ जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो मैं भी लाइब्रेरी नहीं जा पाई। पहली बार अकेले पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली थी। मुझे आटे दाल का भाव पता लग गया। पहली बार लगा माँ जी कैसे इस उम्र में सब संभाले हुए है। तीसरे दिन लाइब्रेरी पहुँची तो जाते ही अंकल ने घेर लिया। 2 दिन कहाँ गायब हो गई थी। इधर वो सैर वाली साथी भी नदारद है। मैं तो बोर हो गया था। अच्छा देखो, बुक का नया स्टॉक आया है। शारदा सचदेवा की पूरी सीरीज है। ये 2 मैंने पढ़ ली है। तुम ले जाओ, बहुत अच्छा लिखती है। पढ़ने बैठोगी तो उठने का मन ही नहीं करेगा। सचमुच यही हुआ। शाम को माँ जी के सैर पे निकलने के बाद पुस्तक लेकर बैठी तो उठने का मन ही नहीं हुआ। वह तो मेरी खास सहेली सोनी आ गई, वरना तो सोनी ने जो मेरे कानों में खुसर फुसर की तो मेरे तन बदन में आग लग गई। माँ जी सैर के बहाने रोज किसी से मिलती है, उसके संग घंटों गुजारती है, खाती पीती और सैर सपाटा करती है। कहते दुख तो बहुत हो रहा है नू, पर तेरी खास सहेली हूँ, इसीलिए छुपाकर भी नहीं रख सकती। मैंने अपनी आँखों से देखा है। धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा। सागर जी से बात कर और स्थिति को संभाल। मेरी ज़रूरत हो तो बताना, बात हम दोनों तक ही रहेगी। मेरा तुझसे वादा है। मैंने अपने पति तक को नहीं बताया है। सोनी देर तक मुझे सांत्वना देती रही। दुख और अपमान से मेरे आंसू निकल आए थे। कहाँ कमी रह गई थी हमसे माँ जी की देख रेख में, जो आज ये सब देखना सुनना पड़ रहा है। मैं तो नौकरी भी नहीं करती, लगभग पूरा दिन ही माँ जी के साथ रहती हूँ। सागर भी थके मांदे लौटने के बावजूद रात का खाना माँ जी के साथ खाते बतियाते हुए ही खाते हैं। उनके कमरे में अलग से टीवी लगवा रखी है, जहाँ वे अपनी पसंद के प्रोग्राम देख सके। रिश्तेदारों से भी मिलने मिलाने ले जाते रहते हैं। फिर माँ जी क्यों इस उम्र में हमें नीचा दिखाने पर तुली हुई है। रोष, अवसाद, खिन्नता, नाराजगी के मिले जुले भाव मेरे मन में उमड़ रहे थे। सोनी को विदा करके मैं वापस घर के अंदर नहीं जा पाई। गहरी सोच में डूबी वहीं पोर्च में चहलकदमी करती रही। मैं बेसब्री से सागर का इंतजार कर रही थी। मन में घुमड़ता ज्वालामुखी फूटने को बेताब हो रहा था। तभी एक ऑटो आकर रुका। उसमें से एक सज्जन उतरकर अंदर बैठी महिला को सहारा देकर उतारने लगे। हल्का अंधेरा घिर आया था, इसीलिए कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था। मैं तेजी से चलकर गेट तक आई। आगंतुकों से नज़र मिली तो हतप्रभ रह गई। जुबान तालू से चिपक कर रह गई थी। अरे अनु बेटी, तुम यहाँ रहती हो? वाह, क्या संयोग है। सविता जी,
आपने कभी बताया ही नहीं कि मेरी अनु बिटिया ही आपकी लाडली बहू है। देखो आपकी चिंता में कैसे अंदर बाहर हो रही है। भार्गव अंकल माँ जी को सहारा देते हुए अंदर ला रहे थे और माँ जी हैरानी से हम दोनों को देख रही थी। अब मुझे होश आया, क्या हुआ माँ जी को। मैं बाहर लपकी, सैर करते हुए पाँव में कोई कांच का टुकड़ा अंदर तक घुस गया था। डिस्पेंसरी से ड्रेसिंग करवा ली है, अब ठीक है, तुम चिंता मत करो, कुछ दिन आराम करेंगी, ठीक हो जाएंगी। पर हाँ, तब तक मुझे अकेले ही सैर करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, मेरे मन में उमड़ते रोष, संशय, नाराजगी के बादल दूर कहीं विलुप्त होने लगे थे। दहकते हुए ज्वालामुखी पर ठंडी फुहार बरसने लगी थी। दूसरी ओर से माँ जी का हाथ पकड़कर सहारा देते हुए मैं उन्हें अंदर लाने लगी। विश्वास, श्रद्धा और आदर का पहाड़ फिर से सिर उठाने लगा था। लेकिन एक प्रश्न अभी भी मन को कचोट रहा था। इंसान की सोच का पैमाना इतनी शीघ्र क्यों बदल जाते हैं। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।